लेट्स कम टू द बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो आपको पता है, मैंने आपको जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि फिस्कल इज़ अ टर्म रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। तो फिस्कल में जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बनाती है रिलेटेड टू लिक्विडिटी, रिलेटेड टू एवरी थिंग्स, तो वो हमारी होती है फिस्कल पॉलिसी। एंड व्हेन आरबीआई, व्हेन सेंट्रल बैंक मेक्स द पॉलिसी, दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, टू मेंटेन द लिक्विडिटी, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। अब सबसे पहले जो इसमें टॉपिक है दैट इज़ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को पढ़ने से पहले हमको कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर बात करें तो आरबीआई के पास दो टाइप की पॉलिसीज़ आती है, एक आती है क्वांटिटेटिव पॉलिसी, एक आती है क्वालिटेटिव पॉलिसी। अब क्वांटिटेटिव पॉलिसी में हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आती है, उसी में रिजर्व रेशियोज़ आते हैं जिसमें एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है और कैश रिजर्व रेशियो आता है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर मोरल सुएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं। सो इसमें जो है हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो है यूज़ किया है कि जितना भी लिक्विडिटी हमारे सिस्टम में, जितना भी लिक्विडिटी हमारे बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा है अगर, तो उसको हम जो है ले लें और मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ। फर्दर अगर बात करें तो वेयर वी आर, यस, वन सेकेंड, या फर्दर बात करें तो जो हमारा इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है वो डिसकंटिन्यू किया जाएगा इन अ फेज्ड मैनर, कि लिक्विडिटी सिचुएशन जो है जैसे ही स्टेबलाइज्ड हो जाएगी तो हम आईसीआरआर जो है वो धीरे धीरे हमारा फेज आउट किया जाएगा। अब व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशियो एंड व्हाट इज़ आईसीआरआर, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो कैश होता है जो हमारे बैंक जो है अपना रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के सीआरआर अगर 4% है तो बैंक के पास जितना भी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ के पास, बैंक के पास जितना भी पैसा है उसका 4% जो है वो आरबीआई के पास रखेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, और वो सिर्फ कैश में होता है, वो और किसी में नहीं होता। मतलब जीसेक वगैरह, गोल्ड ऐसे नहीं रख सकते, सिर्फ कैश में ही आप जो है रिजर्व मेंटेन करके आरबीआई के पास रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ हमको ये बताती हैं कि जितना भी डिफरेंस है हमारे डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ में बैंक का और उनके डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स जो हमारे अदर बैंक के पास है, तो उसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। एज पर आरबीआई एक्ट 1934 जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, भले वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन बैंक्स हो, रीजनल रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, वो सारे जो है रिजर्व मेंटेन करेंगे आरबीआई के पास और सीआरआर उनको मेंटेन करना कंपलसरी है। अब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की अगर बात करें तो सीआरआर क्या हुआ, कैश रिजर्व कितना कैश जो है वो इतना % कैश जो है आरबीआई के पास रखा जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ा हुआ। इंक्रीमेंटल का टर्म दैट इज इंक्रीमेंटल इज यूज्ड फॉर द इंक्रीज समथिंग, कुछ बढ़ के। तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो है वो सेम है सीआरआर के जैसा ही, बट बैंक को इसमें क्या करना पड़ेगा, सर्टेन पोर्शन ऑफ उनका खुद का मनी आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो सीआरआर जैसा ही है, पर मान लीजिए अगर सीआरआर हमारा 5% है और इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के अगर 5% जो है सीआरआर है तो आरबीआई के पास हमारे बैंक्स रख रहे हैं। बट इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो में क्या होगा कि अगर हमने 1% और बढ़ा दिया तो उनको कितना आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, 6% रखना पड़ेगा, राइट, बिकॉज सीआरआर हमारा 5% है एंड 1% इज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो दिस टोटल सम होगा 6%, तो 6% जो है आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। और इसमें जो बैंक्स होते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, याद रखिएगा, बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट कुछ डिफरेंस है सीआरआर और आईआरआर में, आईसीआरआर में। तो आरबीआई के पास एडिशनल ऑप्शन है कि आईसीआरआर जो है वो इम्पोज कर सकते हैं।
बट CRR में नहीं है। और इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है ICRR में, वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द CRR। याद रखिएगा, बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, RBI जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है। सो दिस इज कैश रिजर्व रेशियो एंड दिस इज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। अब हाउ ICRR इज अप्लाइड अलॉन्ग विथ CRR। तो एप्लीकेशन ओनली CRR का देखे कैश रिजर्व रेशियो का, तो लेट से नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज बैंक के पास ₹100 है। अब उसमें हमने CRR जो है 4.5% लगा दिया, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो कितना लगा है? 4.5%। तो आपको ₹4.5 जो है वो RBI के पास बैंक को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात है टोटल मेंटेनेंस विद RBI ₹4.5। नेक्स्ट एप्लीकेशन ICRR का और CRR का, तो CRR हमने देखा कि 4.5% जो है RBI के पास रखना पड़ेगा। और अगर हमने नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो गई ₹50 से, फॉर एग्जांपल पहले ₹100 था बैंक के पास, अब जो है बैंक के पास ₹50 और बढ़ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई, तो ICRR जो है हमारी एप्लीकेबल होगी, जो हमारी RBI लगाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% लगा है, तो 10% जो है इस 50 का 10% लगेगा, ये पूरे अमाउंट का नहीं लगेगा। जो ICRR मतलब जो NDTL अमाउंट बढ़ा है उस पर जो है ICRR लगेगा, तो ₹5 जो है वो ICRR जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अब दोनों को प्लस करके जो पैसा आता है ₹9.5, मतलब 4.5 + 5 दैट इज 9.5 जो है वो मेंटेन करके RBI के पास रखना पड़ेगा। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ICRR एंड CRR। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ICAR। ऑब्वियसली लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, अभी हमने देखा कि अगर लिक्विडिटी इकोनॉमी में बैंक्स में बढ़ रही है तो बैंक क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है हमारी ICRR लगाती है। तीसरी चीज़ है बैंक रेजिलियंस। ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करता है प्रोटेक्शन बैंक का, कि बैंक अगर हमारा प्रॉब्लम में हो तो उसके बाद जो है CRR जितना भी रिजर्व रखा है उन्होंने RBI के पास, तो RBI उनको प्रोवाइड कर पाए इन द केस अगर बैंक रन हो रहा है। बैंक रन का सिंपल मतलब है जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कस्टमर है बैंक्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो अपने डिपॉजिट्स अगर विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से एट द सेम टाइम कि उनको लग रहा है कि बैंक कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, तो उस टाइम के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट डिक्रीजिंग लेंडिंग। ऑब्वियसली लोअर लेंडिंग कहीं ना कहीं हमारी डिमांड्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज की डिक्रीज करता है, तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी इकोनॉमी की कम होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा इफेक्ट्स ऑफ ICRR। नेक्स्ट अदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स क्या है RBI के, तो पहला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में RBI जो है एक्सेस लिक्विडिटी जो हमारे मार्केट में है उसको एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द बैंक्स, बिना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, बिना कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं देती है और पैसा ले लेती है। ऑल्टरिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट सिंपल मतलब है, रेपो रेट का सिंपल मतलब है, रेपो रेट वो होता है जिसमें क्या करते हैं बैंक्स जो हैं वो RBI से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं सिक्योरिटीज़ दे के। अगर बैंक के पास पैसा कम है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, RBI जो है वो पैसा लेती है बैंक से और बैंक को GSEC वगैरह देती है, तो रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग एंड सेलिंग जो होता है GSEC का एट द टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक को सेल करती है और परचेस करती है अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है और घट रही है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो वो जो है वेज एंड एडवांस, वेज एंड मीन्स एडवांस का यूज़ करके पैसा ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट आते हैं सरप्लस ट्रांसफर बाय द RBI। तो RBI ने अभी 87,416 करोड़ जो है एज अ सरप्लस ट्रांसफ़र किया है यूनियन गवर्नमेंट को। तो हर बार हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र करते हैं। मोर ऑन न्यूज़ में अगर बात करें तो RBI जो है वो उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो RBI को इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, इसलिए उनको जितना भी उनके पास सरप्लस अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है गवर्नमेंट को इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 47 ऑफ RBI एक्ट 1934। अब RBI का टोटल एक्सपेंडिचर जो है जनरली हमारा लोअर होता है उनके इनकम के हिसाब से, जितना उनका रेवेन्यू आता है उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर उनका कम होता है, इसलिए उनका सरप्लस बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। अर्लियर अगर बात करें तो RBI जो है अपना सरप्लस अपने कंटिजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड में रखते थे, बट आफ्टर
आफ्टर मालेगाम कमेटी रिकमेंडेशन और रिवाइज्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आया था जिसको बिमल जलन कमेटी लेकर आई थी और उन्होंने बोला था कि आपको सरप्लस जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप देख सकते हैं पहले वो बहुत कम करते थे पर अब जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। अभी जो है डिक्रीज़ हुआ है 2019 से 2020 में और फिर से 2020 से 21 में इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अब लिबॉर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एडवाइजरी इशू की है कि जितने भी बैंक्स हैं और अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं स्टेप लें कि वो लिबॉर जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। उससे जो है अलग जो आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के हैं उनको यूज़ कर सकते हैं बट लिबॉर यूज़ नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है क्या। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो है ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे मेजर ग्लोबल बैंक्स जो हैं वो एक दूसरे को लेंड करते हैं और एक दूसरे को लेंड करते हैं मतलब एक दूसरे को पैसा देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं इन इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स जितने भी हैं उनके लिए ग्लोबल मार्केट में जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं वो एक दूसरे को लेंड करते हैं ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडाइसेस की अगर बात करें, वैल्यूज रेफरेंस रेट फॉर द पर्पस ऑफ प्राइसिंग सेटलमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब रेगुलेशन की बात करें तो 2014 से पहले जो था लिबॉर जो था लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ये एडमिनिस्टर हमारे कौन करते थे, ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन करते थे। बट फिर उसके बाद जो है ये यूके के अंदर आ गया, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के अंदर आ गया तो वो मैनेज करते हैं। कैलकुलेशन की अगर बात करें तो लिबॉर जो है वो कैलकुलेट किया जाता था 5 करेंसी में पहले, जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक एंड जापानीज येन फॉर 7 टेन्योर्स। अब जो है आफ्टर द अनाउंसमेंट इन मार्च 2021 ओनली यूएस डॉलर में जो है लिबॉर अलाउड है, ठीक है, पब्लिश होने के लिए। पहले जो था 5 करेंसी में था, अब जो है वो सिर्फ अलाउड है फॉर ओनली यूएस डॉलर। अब व्हाट इज़ इन न्यूज़, तो लिबॉर एंड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट जो है वो धीरे धीरे फेज आउट करना है, गवर्नमेंट ने बोला है। अब मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट जो है ये डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जहाँ पे जो कौन पब्लिश करता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एडवाइस किया गया है कि कोई भी न्यू ट्रांजैक्शन ना करें और अपने कस्टमर्स को रिलाई करें ऑन यूएस डॉलर, लिबॉर और मिफॉर से। ग्लोबल ट्रांजिशन जो है फ्रॉम लिबॉर बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर द ब्रिटिश फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ डिसाइडेड, उन्होंने भी बोला कि हम फेज़ आउट करेंगे और आफ्टर डिस्कवरिंग सम लार्ज बैंक जो है कहीं ना कहीं रेफरेंस रेट मैनिपुलेट करके जो है फॉल्स डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए जो है इसको फेज़ आउट करना ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ अगर हम इसको हटा देंगे तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कॉस्ट रिड्यूस होगा क्योंकि रेफरेंस रेट जो है कैलकुलेशन उसका वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इसलिए वो कम होगा। बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट लोअर होंगे। मोर कंपटीशन, ऑब्वियसली ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट होंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब इंडिया का सिनेरियो क्या है इसमें, इंडिया का ट्रांजिशन सिनेरियो, तो ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, तो आरबीआई ने अभी इस्टेब्लिश किया है ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट जहाँ पे वो बैंक्स को अलाउ करते हैं कि आप रेट्स चूज़ करिए बहुत सारे बास्केट ऑफ करेंसीज से रादर देन ब्रिटिश पाउंड। आरबीआई ने ये भी मॉडिफाइड मिफॉर जो है ऐड किया है टू द लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बेंचमार्क एडमिनिस्टर्ड बाय फिबिल। तो ऑल्टरनेटिव फॉर लिबॉर की अगर बात करें तो यूएस सिक्योरिटीज़ सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है, यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, जापान का टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, चाइना का शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है और इंडिया का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब फॉल बैक क्लॉज की अगर बात करें, यस, तो लेट्स कम टू द फॉलबैक क्लॉज। फॉलबैक क्लॉज की अगर बात करें तो आरबीआई ने अभी इंसर्ट किया है एक फॉलबैक क्लॉज जहाँ पे बोला कि जितने भी रिमेनिंग लेगेसी हैं जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में है विथ रेफरेंस टू लिबॉर और मिफॉर, तो फॉलबैक उनके लिए किया है कि जितने भी हैं वो भी धीरे धीरे करके फेज आउट करेंगे। तो फॉलबैक क्लॉज का सिंपल मतलब है वो एग्रीमेंट जो हमारे
कंसीडरेशन को रिवाइज कंसीडरेशन के लिए व्हेन द रेफरेंस रेट इज़ नो मोर पब्लिश्ड, अगर नहीं पब्लिश हो रहा है तो उसके लिए है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉल बैक क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जेनेसिस जो है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ था, और ये जॉइंटली कौन ओन करते हैं? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमको बेंचमार्क रेट्स जो है रिलेटिंग टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, उसको एडमिनिस्टर और डेवलप करना है। रेगुलेशन की बात करें तो आरबीआई जो है इनको मैनेज करती है और रेगुलेट करती है। What is the function of this? तो collection and submission of market data obviously, फॉर्मुलेशन, एडॉप्शन एंड पीरियोडिक रिव्यू जो है बेंचमार्क डेटा का, और कैलकुलेट करना, पब्लिश करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना हमारे बेंचमार्क का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा मॉनेटरी एंड दिस। तो आई होप लिबोर समझ में आ गया। लिबोर मतलब सिंपल मतलब होता है इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबली हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो एक दूसरे को लेंड करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लिबोर। ठीक है। नेक्स्ट सरप्लस ट्रांसफ़र बाई आरबीआई हमने पढ़ लिया। बिमल जलन कमेटी के द्वारा जो है सरप्लस ट्रांसफ़र किया है 2019 से, याद रखिएगा 2019 से 20 में डिक्रीज़ हुआ है, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा। और हमारे ICRR और CRR क्या है वो भी हमने देख लिया। ओके, आई विल स्टार्ट टुमारो पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।